वेलकम टू द स्टोरी कैबिन, जहां हर कहानी एक नई रोशनी लेकर आती है। यहाँ शब्दन के बीच छुप है जज्बात राज, और वो सफर जिसे सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। सो क्लोज योर आइज और चलो एक नई कहानी के सफर पर। बस अपनी कल्पना को साथ ल लो। चवन धोखा। रोशनी आज अपनी शादी की 25वीं शादी की सालगिरह पर अपने पति दक्ष कपूर को गिफ्ट देने के लिए शॉपिंग मॉल में आदमी के कपड़े के क्षेत्र में खड़ी थी। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन यामिनी आ जाती है और कहती है, दीदी आप कैसी हैं। जब रोशनी अपनी छोटी बहन यामिनी की आवाज सुनती है तो वह यामिनी की तरफ दिखती है। यामिनी उसके पीछे ही खड़ी थी। वह यामिनी को सीधे गले लगा लेती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो। रोशनी को इतना खुश देखकर यामिनी बोलती है, लगता है कि तुम्हारे और दक्ष के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। ये बात सुनकर रोशनी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। रोशनी के चेहरे को ऐसे मुरझाता देख यामिनी अपनी कुटिल मुस्कान सजाते हुए कहती है, लगता है कि दक्ष शायद इन 25 सालों में भी तुम्हें अपना नहीं पाया। ये बात सुनकर रोशनी झूठी मुस्कुराहट के साथ रहती है, ऐसा नहीं है, मेरे और दक्ष के बीच में सब कुछ ठीक ही है। तुम्हें तो पता है ना, दक्ष ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। रोशनी के मुंह से यामिनी यह बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि दक्ष तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। रोशनी जब यामिनी के मुंह से यह बात सुनती है तो वह यामिनी से कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो 2 दिन बाद तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, तो दक्ष के नोएडा वाले फ्लाइट पर आ जाना 2 दिन बाद, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि जो बेटा तुम 21 सालों से अपना बेटा समझकर पाल रही हो ना, वह तुम्हारा बेटा नहीं मेरा बेटा है। अगर तुम्हें शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लेना। ये कहकर यामिनी मुस्कुराते हुए रोशनी को मॉल के अंदर ही छोड़कर चली जाती है। यामिनी की यह बात सुनकर तो रोशनी सांसी खड़ी रह जाती है बहुत। तभी रोशनी के पीछे भागती है। जब वह मॉल से बाहर निकलती है तो देखी है कि यामिनी एक रोल्स रॉयस, वह रोल्स रॉयस और किसी की नहीं दक्ष की थी। दक्ष ही अक्सर उसे रोल्स रॉयस में आया जाया करता था। जब वह ये देखी है तो वह उसे गाड़ी के पीछे दौड़ती है, मगर वह रोल्स रॉयस वहां से जा चुकी थी। रोशनी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है और इस वक्त उसकी आंखों में से आंसू टपकने लग जाते हैं। दक्ष ने तो कहा था कि उसे इस हफ्ते बहुत कम रहेगा। इन 25 सालों में दक्ष ने कभी भी रोशनी से अच्छे से बात तक भी नहीं की थी। रोशनी में 25 सालों में दक्ष का हमेशा इंतजार करती थी अपनी कपूर विला में, मगर दक्ष कभी आता तो वह उससे अलग ही सोता था। वह दोनों भले शादीशुदा हों, भले उनका एक बेटा ही क्यों ना हो, मगर दक्ष कभी भी उसके साथ एक कमरे में नहीं रहा। यहाँ तक कि शादी वाले रात भी वह उसके साथ नहीं था। अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए वहां सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ जाती है। इन 25 सालों में रोशनी ने हर पल दक्ष का इंतजार ही किया था, मगर दक्ष उससे प्यार क्यों नहीं करता था, ये सवाल उसके दिल में 25 सालों से था। मगर आज उसे महसूस हुआ है कि दक्ष के दिल में जब कोई और थी तो वह उसके दिल में जगह कैसे बना सकती है। उसने इन सालों में खुद पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। आर्यन की पालन पोषण में ही उसने अपना पूरा ध्यान दिया था। उसके पास सिर्फ आर्यन ही था, मगर जब वह 18 साल का हुआ तो पता नहीं क्यों, मगर धीरे धीरे आर्यन भी रोशनी से काटा काटा सा रहने लग गया। मगर आर्यन का झुकाव यामिनी की तरफ ज्यादा हो गया था। पहले भी यामिनी अक्सर आर्यन से मिलने आया करती थी। वह आर्यन के लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर आई थी। वह आर्यन का इस तरह से ध्यान रखती थी जैसे कि वह उसी का बच्चा हो। रोशनी को लगता था कि उसकी बहन बहुत अच्छी है। अपनी बहन को वह कहती थी कि तुम अगर शादी कर लेती तो तुम्हारा भी इतना ही प्यारा बच्चा होता, मगर तुमने कभी शादी ही नहीं की। तो जवाब में यामिनी कहती थी कि वह किसी और को पसंद करती है और उसकी शादी हो गई है, तो मैं क्या करूं, इससे तो अच्छा है कि मैं कभी शादी ही ना करूं। उसकी यह बात सुनकर रोशनी उसे अक्सर समझाया करती थी कि एक इंसान के पीछे ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करती, मगर यामिनी हम हर बार उसे इसकी और इशारा करते हुए कहती है, जब तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब तुम भी तो दक्ष से प्यार करती थी, और देखो तुम्हारा प्यार रंग लाया और तुम्हारी शादी दक्ष से हो गई, और अब तुम दक्ष के बच्चे की माँ भी हो। ये बात सुनकर हमेशा रोशनी चुप हो जाया करती थी, और उसे आज पता चल रहा है कि वह लड़का और कोई नहीं बल्कि दक्ष है। वह सीधे खड़े होती है और कहती है, मैं यामिनी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। आर्यन मेरा बेटा है, भले ही दक्ष मुझसे प्यार ना करता हो, मगर आर्यन को मैंने पल पहुंचा है। आर्यन मेरा खून है। ये कहकर रोशनी आर्यन के बिल्डिंग के सामने आ जाती है। आर्यन 21 साल का हो गया था, तो इस वजह से दक्ष ने उसे एक छोटी कंपनी संभालने के लिए दी थी, जिससे कि उसे एक्सपीरियंस भी हो जाए। इस समय रोशनी इस बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई थी। वह बिल्डिंग के अंदर जाती है और टैक्स बैठी हुई उसे लड़की से कहती है, मैं आर्यन कपूर की माँ हूँ। ये बात सुनकर वहां लड़की कहती है, यस मैम। लिए वह लड़की सीधे रोशनी को आर्यन की केबिन में ले जाती है। जब रोशनी आर्यन के केबिन के बाहर आकर खड़ी होती है तभी वह लड़की रहती है, मैं आर्यन कर अंदर है, आप मिल सकती हैं उनसे। वह लड़की यह कहकर आर्यन की केबिन का गेट खोल देती है। तभी आर्यन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कौन है जिसने गेट बिना लॉक किया खोल दिया। जब रोशनी आर्यन की आवाज सुनती है तो वह आर्यन के केबिन के अंदर चली जाती है। वहां पर केबिन में एक लड़का सोफे पर बैठा हुआ था।
वह लड़का 21 साल का था। उसके घुंघराले बाल, भूरी आंखें, चौड़ा मार्ग, पतले होंठ। वह करीबन 6 फीट लंबा था। रोशनी उसे देखते हुए कहती है आर्यन। जब आर्यन रोशनी की आवाज सुनता है तो वह कहता है आप यहाँ पर, मगर आर्यन रोशनी को मन नहीं बोलना। तभी उससे यामिनी की बात याद आती है और वह सोफे पर बैठे हुए आर्यन के पास जाती है। तभी आर्यन कहता है तुम यहाँ से बाहर निकालो। ये बात उसने उसे लड़की से कही थी। तभी रोशनी सोफे पर बैठ जाती है और आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है बेटा तुम तो दिन पर दिन अपने पापा की कार्बन कॉपी होते जा रहे हो। ये बात सुनकर आर्यन उन्हें थोड़े अजीब लगे में कहता है हाँ मुझे पता है रोशनी रहती है, तुम चेहरे के साथ साथ उन्हें का स्वभाव भी लेते जा रहे हो, उन्हीं के जैसे ही कम बोलने लगे हो। अब तो तुम मुझे मन भी नहीं पुकारते। यह बात सुनकर आर्यन चुप हो जाता है। तभी अचानक से आर्यन को अपने बालों में दर्द होता है। रोशनी रहती है अरे नहीं मेरी अंगूठी फंस गई तुम्हारे बालों में। ये कहकर वह अपनी अंगूठी उसके बालों में से निकलने लग जाती है। तभी आर्यन कहता है मुझे बहुत कम है, आप यहाँ से चाहिए अभी। यह बात सुनकर रोशनी रहती है बेटा कभी घर आना, मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊंगी। यह सुनकर आर्यन कहता है हाँ मगर अभी आप जाए, मैं फिर कभी आऊंगा। ये सुनकर रोशनी आर्यन के माथे को चूमती है और वहां से निकल जाती है। उसके हाथ में इस समय आर्यन के कुछ बोल थे जो उसने अंगूठी के बहाने तोड़ लिए थे। तभी वह उन बालों को लेकर सीधे अस्पताल निकल जाती है। अपनी कार को ड्राइव करते हुए करीबन 20 मिनट ड्राइविंग करने के बाद रोशनी हॉस्पिटल संजीवनी पहुंचती है। वह एक डॉक्टर के केबिन में चली जाती है और कहती है मुझे टेस्ट करवाना है। वह डॉक्टर ऐसे रोशनी को अपने कमरे में आता देखकर कहता है आपको नौकर के आना चाहिए था और मेरी आपके साथ कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है। ये बात सुनकर रोशनी उसके सामने 5 मोती पान 500 की नोटों की गड्डियां रख देती है। ये पूरे 10 लाख रुपए हैं, मुझे ये डीएनए टेस्ट करवाना है और हाँ याद रखना कि यह बात बाहर न निकले। ये कहकर वह आर्यन के बल और अपने बाल दोनों के ही दे देती है। वह डॉक्टर कहता है आपको रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेंगे। यह बात सुनकर रोशनी एक और गाड़ी अपनी पर्स में से निकलती है और कहती है मुझे रिपोर्ट कल तक मिल जानी चाहिए। तभी वह आदमी कहता है मगर मैं रिपोर्ट तो आपको 2 दिन बाद ही मिलेंगे। यह बात सुनकर वह कहती है ठीक है मगर याद रखना यह बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद रोशनी के हाथों में एक रिपोर्ट थी जिसके ऊपर संजीवनी हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में। वह उसे रिपोर्ट को खोलती है तो वह बिल्कुल शब्द रह जाती है। उसके ऊपर साफ तौर पर लिखा था कि रिपोर्ट निगेटिव आए है। ये पढ़ते ही वह स्पर्श पर बैठ जाती है। वह इस समय कपूर विला में थी। रोशनी की आंखों से आंसू झरझर करके बहाने लग जाते हैं। रोशनी रहती है आखिर में मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यामिनी, जो मुझे ऐसा धोखा दिया तुमने। दक्ष मैं तो तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था मगर तुमने भी मुझे धोखा दिया। ये कहते हुए वहां फुट फुट के रोने लग जाती है। इस वक्त वह उठती है और एक फैसला लेती है दिल दिल में और वहां से सीधे कर ड्राइव करके निकल जाती है। रोशनी इस समय नोएडा के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रेजिडेंस जिसे कोहिनूर रेजिडेंस के नाम से फेमस है। यहाँ पर सभी पैसे वाले लोग घर नहीं ले सकते। इधर लेने के लिए इंसान को ऊंची पहचान होना भी जरूरी है। रोशनी इस समय उसे रेजिडेंस के बाहर खड़ी हुई थी। वह सोचती है कि वह अंदर कैसे जाए। तभी वॉचमैन डोर खोल देता है और कहता है मैं क्या आपको यामिनी मैंने यहाँ पर बुलाया है। ये बात सुनकर रोशनी हमें जवाब देती है। तभी वह गार्ड यामिनी को फोन करता है और दूसरी तरफ से जवाब पकार कहता है ठीक है आप जा सकती हैं। ये सुनकर रोशनी सीधे कर को अंदर ले जाती है। वहां पर विला के सामने कर आकर रुकती है और कहती है घाट से कि मुझे यामिनी गुप्ता ने बुलाया है। ये बात सुनकर वह गार्डन अंदर फोन करता है और फोन पर से जवाब सुनने के बाद वह गेट खोल देता है। रोशनी सीधे ही कर को उसे ब्लॉक के अंदर ले जाती है। वह कर को वहीं पर कर देती है और सीधे उसे ब्लॉक के अंदर चली जाती है। रोशनी उसे विला के अंदर जाती है तो एक मेड उसके सामने आकर रहती है मैं आपको ऊपर वाले कमरे में भेजने को कहा गया है। ये सुनकर वह उसे नेट से कहती है ठीक है चलो। तभी वहां में रहती है ठीक है मैं आप मेरे पीछे लिए। रोशनी उसे मिट के पीछे पीछे जाते हुए मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जो वह सोच रही है बस वह ना हो। तभी वह मेड रोशनी से कहती है मैडम यही वाला कमरा है। ये कहकर वहां में मेड वहां से चली जाती है। रोशनी जल्दी से वह कमरे का गेट खोलते हैं और वह देखी है कि अंदर एक बिस्तर है जो अभी बिखरा हुआ पड़ा है और पूरे कमरे में फूलों से सजावट की गई है जो अब थोड़ी बिखरी हुई है। बगल में ही एक टेबल रखी है जिसके ऊपर कटा हुआ केक रखा हुआ है। उसे टेबल पर 2 चैंपियन के गिलास भी रखे हुए थे जो आधे पिए हुए थे। रोशनी उसे कमरे में आती है तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और यामिनी वॉशरूम से बाथरूम में बाहर आती है और कहती है तुम आ गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ रखा है। ये कहकर वह टेबल से एक रिमोट कंट्रोलर उठाती है और बटन दबाती है। सामने लगी हुई टीवी पर एक वीडियो चलना शुरू हो जाता है। उसे वीडियो में और कोई नहीं दक्ष था और यामिनी। दक्ष और यामिनी उसे वीडियो में डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन दोनों का डांस खत्म होता है तो यामिनी दक्ष को अपने साथ टेबल पर रखे हुए केक के पास ले जाती है और कहती है चलो केक काटो, आज हमारी 22वीं सालगिरह है।
ये सुनकर दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है जान। ये सुनकर यामिनी मुस्कुराते हुए दक्ष का हाथ पकड़ती है और केक कटिंग करते हैं वह दोनों। तभी यामिनी दक्ष को कहती है, क्या सब कुछ ऐसे ही रुखा सुखा करोगे? ये कहते हुए वह दक्ष को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी दक्ष टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल को खोलते हुए कहता है नहीं, और उसे वाइन से दोनों गिलास भर देता है। वह एक गिलास खुद पीता है और दूसरा यामिनी को पिलाने वाला था कि तभी यामिनी उसका हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है ऐसे नहीं, और वहां चैंपियन दक्ष को पिला देती है और फिर वहां दक्ष के होठों पर अपने होंठ रख उसे चैंपियन को खुद में उतार लेती है। वह दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और यामिनी दक्ष के शर्ट के बटन होने लग जाती है। दक्ष यामिनी को उठना है और बेड पर लेटर देता है। तभी गुस्से में रोशनी टेबल पर रखे हुए एंटीक वास को उठती है और सीधे ही टीवी में मार देती है और गुस्से से कहती है, क्यों, आखिर क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा? ये कहते हुए वह गुस्से से यामिनी के ऊपर झपट है। तभी यामिनी कहती है, अरे अरे, क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया था वह कहाँ पर है, जिंदा भी है कि नहीं। ये बात सुनकर रोशनी इस वक्त यामिनी को झंझरते हुए पूछता है, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, किस हालत में है, बताओ। ये बात बहुत चिल्लाती हो कह रही थी और लगातार उसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। तभी यामिनी रहती है, रुको मैं कपड़े पहन के आता हूँ, तुम बैठो। ये कहकर वह खुद को रोशनी की पकड़ से छुड़ाती है और क्लोजेट रूम में चली जाती है। करीबन 5 मिनट बाद यामिनी प्रोजेक्ट रूम से बाहर आती है। रोशनी ने एक डिसेंट सी गाउन पहनी थी और अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। वह लिपस्टिक लगाते हुए कहती है, चलो मैं तैयार हूँ। ये कहकर यामिनी कमरे से बाहर निकल जाती है। रोशनी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वह दोनों मेंशन से बाहर आते हैं और यामिनी रहती है, तुम्हारी ही कर में चलते हैं। ये सुनकर रोशनी सीधे ही अपनी कर की तरफ बढ़ जाती है और गाड़ी को अनलॉक कर उसमें बैठ जाती है। यामिनी भी दूसरी साइड बैठ जाती है। यामिनी रोशनी को बताती जा रही थी कि कहाँ जाना है और रोशनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। करीबन 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद वह लोग नोएडा के बाहर जंगल में बनी एक विलन के सामने आकर रुकती है। रोशनी जल्दबाजी में उसे गाड़ी से उतरती है और उसे विला की तरफ भाग जाती है। रोशनी को ऐसा भगत देखकर यामिनी मुस्कुराते हुए उसके ही पीछे पीछे चली जाती है। जब रोशनी मेंशन का दरवाजा खुलता है तो वह देखी है कि इस समय आर्यन कोच पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक 21 साल की लड़की जिसका चेहरा काफी हद तक रोशनी जैसा ही दिख रहा था। वह लड़की फर्श पर बैठी हुई है। वह अपनी शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी। इस समय उससे लड़की के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। आर्यन के बगल में 3-4 लड़के बैठे हुए थे, उन लोगों के शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। जब रोशनी ये देखी है तो वह अपनी नजर से लेती है। तभी यामिनी उसके पीछे से आते हुए कहती है, तुम्हें जानना था ना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है और कैसा है, तो देखो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है मगर अब नहीं रहेगी। यह सुनकर रोशनी सांसी रह जाती है और पलटकर उसे लड़की को देखते हैं जिसके साथ अभी अभी उन 3 हवनों ने अपनी हैवानियत दिखाई थी। तभी आर्यन कोच पैसे उठना है और कहता है, मामा आपने जो कहा था मैंने कर दिया। तभी रोशनी इस वक्त चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इस वक्त यामिनी रहती है, वह तुमसे नहीं कह रहा, मैं उसकी माँ हूँ। ये बात सुनकर रोशनी को याद आता है कि हाँ सही तो कह रही है, वह उसकी बेटा है ही नहीं। तभी आर्यन अपने हाथ में एक कान पकड़े हुए था, वह पूरा कैन उसे लड़की के ऊपर डाल देता है। जब रोशनी के नाक में केरोसिन की बदबू आती है तो वह रानी से आर्यन की तरफ देखती है और तभी रोशनी कुछ कर पाती कि उसके पहले ही आर्यन उसे लड़की के ऊपर लाइटर फेंक देता है। वह लड़की आज में ज्वेलर्स रही थी और उसके चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रोशनी इस वक्त उससे लड़की को बचाने के लिए उसके पास भागती है और उसे आग में कूद जाती है। वह उससे लड़की को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब आज रोशनी के शरीर में भी फैल चुकी थी और रोशनी को अपने शरीर में बहुत जलन महसूस हो रही थी। तभी अचानक से उसे सब कुछ महसूस होना बंद हो जाता है और अचानक से उसे अपनी पैरों में बहुत तेज दर्द होता हुआ महसूस होता है। जब वहां आँख खुलती है तो वह बिल्कुल शब्द जाती है। ऐसा क्या देख लिया रोशनी ने? आगे क्या होगा? क्यों कर रही थी यामिनी उसके साथ ऐसा? क्यों दिया दक्ष ने या रोशनी को धोखा? क्या रोशनी लगी उनसे अपना और अपनी बेटी का बदला? कॉलेज छोड़ दिया। रोशनी को अपने पैरों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। तभी वह आंखें खोलता है तो वह खुद को अपनी कॉलेज कैंटीन में पाती है। वह ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है कि यह वही कॉलेज कैंटीन थी जहां पर वह अक्सर अकेले में बैठकर अपने नोटिस बनाया करती थी। तभी अचानक से उसके पास यामिनी आती है। दीदी मैंने सुना कि उन लड़कियों ने आपको बहुत परेशान किया। यामिनी की आवाज सुनकर रोशनी हैरानी से यामिनी की तरफ देखती है। उसके सामने 18 साल की यामिनी खड़ी हुई थी। तभी अचानक से रोशनी को याद आता है जब उसका और यामिनी दोनों का कॉलेज में पहला दिन था। तब यामिनी रैगिंग की डर की वजह से भाग गई थी वापस घर, मगर रोशनी उन सीनियर्स की राइटिंग में पकड़ी गई थी और वह सीनियर्स उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गए थे।
उन सीनियर्स लड़कियों ने उसे जबरदस्ती 100 एस्कॉर्ट्स लगवाए थे, जिसकी वजह से रोशनी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और वह कॉलेज की कैंटीन में आ गई थी। और फिर क्या वह अपने पैरों को आराम देने के लिए स्टॉल पर बैठी थी, तभी यामिनी आ गई थी। यामिनी ने बताया था कि वह डर की वजह से घर चली गई थी और रोशनी उसके साथ नहीं आई थी। तो फिर वह मम्मी पापा को लेकर कॉलेज आई थी और फिर उनके मम्मी पापा ने कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत भी की थी उन सीनियर्स की। तभी यामिनी रहती है, दीदी आप फिर से कहाँ खो गई। रोशनी रहती है, कुछ नहीं, मुझे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है क्या कहते हुए वह रोशनी की तरफ देखती है। यामिनी के चेहरे पर एक अजीब सी छोटी सी मुस्कुराहट आती है और वह इस पर लगाया भी हो जाती है, मगर यह मुस्कुराहट रोशनी ने देख ली थी। तभी रोशनी अपने मन ही मन में सोचती है, पहले मैं बहुत मासूम थी, मगर अब जब मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता चल ही गया है तो तुमसे बहुत चिन्ह हो रही है और हो ना हो इन रैगिंग के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा। ये सोचते हुए वह यामिनी के सहारे से खड़ी हो जाती है और वह दोनों ही कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी यामिनी रहती है, दीदी मम्मी आए हैं, एक काम करो आप मम्मी को सब बात बता दो, मम्मी प्रिंसिपल से शिकायत कर देगी। तभी रोशनी रहती है, नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे घर जाना है। यामिनी जब ये सुनती है तो वह कहती है, दीदी अगर आपने आज शिकायत नहीं की तो आपको हर समय ये सीनियर्स जलील करेंगे, पूरे 1 साल तक इन लोगों की रैगिंग नहीं रुकेगी। ये बात सुनकर रोशनी रहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरे साल ये लोग रैगिंग करते हैं या नहीं करते। यह बात सुनकर यामिनी रहती है, ठीक है दीदी आपको जैसा ठीक लगे। रोशनी को याद है जब उसने यामिनी के कहने पर मम्मी को सब बात बता दी थी और मम्मी ने जब प्रिंसिपल से शिकायत की तो प्रिंसिपल ने ज्यादा कुछ खास सजा नहीं दी थी, बस 2 दिन के लिए रेस्टिकेट कर दिया था उन सीनियर्स को। और फिर वह सीनियर्स तीसरे दिन रोशनी को पढ़कर अपने साथ स्कूल के पीछे वाले गार्डन में ले गए थे और उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था और कुछ लड़कियों ने तो उसे थप्पड़ भी मारे थे और उसको धमकी भी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह यामिनी को भी परेशान करेंगे। तब रोशनी को नहीं पता था कि यामिनी का बॉयफ्रेंड पहले से ही इस कॉलेज में पढ़ता है और वह प्रिंसिपल का बेटा है। यामिनी के बॉयफ्रेंड ने ही उसे इन सभी लड़कियों से परेशान करवाया था। ये सोचते हुए ही वह यामिनी से कहती है, मुझे घर जाना है, एक काम करो तो मम्मी को बुला लो, मैं नीचे पार्किंग में ही मिलती हूँ तुम्हें, ठीक है। ये कहकर रोशनी लड़खड़ाते हुए कैंटीन से निकल जाती है। यामिनी मन ही मन में हुए कहती है, वैसे तो हर चीज का इस बवाल मचाना होता है, आज देखो कैसे शांति का प्रतीक बनने की नौटंकी कर रही है, मुझे क्या है, अच्छा है कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये सोचते हुए यहाँ मम्मी को बुलाने के लिए चली जाती है। रोशनी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए पार्किंग में पहुंच जाती है। वह देखी है कि मम्मी और यामिनी दोनों घर के पास खड़ी हुई है। तभी उसकी मम्मी रोशनी के पास आ जाती है और कहती है, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और तुमने कैसे कह दिया कि मैं प्रिंसिपल से शिकायत ना करूं। उन लड़कियों की शिकायत तो करनी पड़ेगी, वह तुम्हारी सीनियर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें ऐसे परेशान करे। मुझे यामिनी ने सब बता दिया है, तुम चिंता मत करो, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। रोशनी तभी मम्मी से कहती है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, किसी की कोई शिकायत नहीं करनी, मुझे बस अभी घर जाना है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वह गेट खोलते हैं गाड़ी का और गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। तभी उसकी मम्मी दूसरी साइड का दरवाजा खोलकर रोशनी के पास बैठ जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, हम लोग घर चल रहे हैं, यामिनी चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। ये कहती है। यामिनी ड्राइवर की बगल वाली सीट का दरवाजा खोलती है और बैठ जाती है। इस समय गाड़ी महिमा गुप्ता का ड्राइवर चला रहा था। महिमा की रोशनी से कहती है, बेटा अगर तुम उनकी शिकायत नहीं करोगी तो वह लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तभी रोशनी गुस्से से कहती है, प्लीज अभी सब लोग चुप हो जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये बात कहकर वह विंडो के बाहर देखने लग जाती है। खिड़की से बाहर चलती हुई हवा रोशनी के चेहरे पर पड़ रही थी। रोशनी मन में सोचती है, इस कॉलेज में तो उसे कभी आना ही नहीं था, रोशनी को तो हमेशा से ही भोपाल के सबसे बड़े फाइनेंस कॉलेज में जाना था और उसने तो उसकी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर भी क्लियर कर लिया था, मगर यामिनी की कम मार्क्स आने की वजह से भोपाल के बेस्ट कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था। तो महिमा जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, तुम लोग यही नोएडा में रहकर ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेना, मगर यामिनी चाहती थी कि रोशनी उसी के साथ पढ़े और रोशनी अपनी बहन के प्यार में इतनी आंटी थी कि उसने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दी और वह भी यामिनी के साथ उसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पूरे 4 साल उसकी जिंदगी किसी जहन्नम से काम नहीं थी। वह लड़कियां उससे अक्सर परेशान करती थी और जब वह लड़कियां ग्रेजुएट हो गई तो उन्होंने उसे तभी परेशान करना नहीं छोड़ा। वह कभी उसे वॉशरूम में बंद कर देती तो कभी वॉशरूम में बनी टॉयलेट के अंदर उसका मुंह जबरदस्ती डाल देती थी। रोशनी को अपनी अनजातियों का याद आता है और वहां गुस्से से कहती है, ये सब कुछ पहले वाली रोशनी बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अब की रोशनी इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कहते हुए वह गुस्से से गाड़ी की खिड़की को पकड़ लेती है। वह गाड़ी की खिड़की को इतनी टाइटली पड़ा हुआ था कि उसके हाथों से अब खून भी आना लग गया था।
मगर रोशनी का इसका कोई अंदाजा नहीं था। तभी उसकी मां महिमा रहती है, बेटा तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी, देखो खून भी आने लग गया। तुम आजकल के बच्चे, कोई तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात कर ले तो तुम लोगों को गुस्सा आ जाता है। ये कहकर महिमा की रोशनी का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पैर से खून साफ करती है अपनी पल्लू से और कहती है, ना तुम मुझे तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत करने दे रही हो, ना तुम मुझे अपनी दिक्कत बता रही हो कि मैं क्यों नहीं कर सकती प्रिंसिपल से उनकी शिकायत। ये कहते हुए वह रोशनी के हाथ से खून साफ कर रही थी। तभी रोशनी महिमा जी को गले लगा लेती है। रोशनी को खुद को ऐसा गला लगता देख महिमा जी कहती है, अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें। वह ये कहते हुए रोशनी के सिर पर हाथ फेरने लग जाती है। जब यामिनी रोशनी को ऐसे महिमा जी के गले लगाता देखी है तो वह गुस्से से मन ही मन में रहती है, चिपक कुछ जितना चिपकता है तुम्हारी जिंदगी तो मैं नरक बनकर ही छोड़ूंगी। कल चलो कॉलेज, 100 स्क्वाड लगवाए हैं, कल तो वॉशरूम के टॉयलेट में तुम्हारा मुंह डालूंगी। यह कहते हुए वह मनी मन में मुस्कुराने लग जाती है। क्या यामिनी होगी अपनी इरादों में कामयाब, या रोशनी चल रही कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए। चतुरी महिमा जी को लगा झटका। यामिनी मन ही मन में अपना प्लान तैयार कर चुकी थी। तभी रोशनी रहती है, मामा। रोशनी के मुंह से मामा सुनक महिमा जी कहती है, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। रोशनी रहती है, पापा कब तक आएंगे। रोशनी के मुंह से ये सुनकर महिमा जी कहती है, बेटा पापा तो कल आएंगे। यह बात सुनकर रोशनी महिमा जी से अलग होती है और कहती है, ठीक है। तो ये कहकर वहां फिर से कार से बाहर देखने लग जाती है। करीबन 20 मिनट बाद वह लोग गुप्ता मैंशन के सामने गाड़ी आकर रुकती है। तभी रोशनी गाड़ी का गेट खोल है और सीधे गुप्ता मैंशन के अंदर चली जाती है। यामिनी और महिमा की गाड़ी से उतरती है। ड्राइवर गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए ले जाता है और तभी यामिनी और महिमा जी अकेली हो चुकी थी। खुद को ऐसा अकेला देखकर यामिनी महिमा जी से बोलता है, मम्मी देखा ये ऐसे ही पूरे समय नाक पर चढ़ाकर रखती है, पता नहीं कितने समय तक इससे खेलना पड़ेगा। ये बात सुनकर महिमा जी कहती है, बस एक बार उन लोगों को यकीन हो जाए कि तुम ही उनकी पोती हो तो फिर इसको अपन मिलकर ठिकाने लगा देंगे। यह बात सुनकर यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी वैसे तो वह लोग काफी ज्यादा अमीर है, पता नहीं वह लोग ये कैसे मान गए कि मैं उनकी पोती हूँ। तभी महिमा की रहती है, कैसे नहीं मानेगे, आखिर में तेरी माँ ने पैसे ऐसे सबूत लाकर उनके सामने रख दिए हैं कि मनाना भी ना चाहे तभी मानना पड़ेगा उन्हें कि तू ही उनकी पोती है। महिमा की के मुंह से यह बातें सुनकर यामिनी खुश होते हुए कहती है, बस एक बार वह लोग मान जाए तो मेरे ही राज होंगे और आप उसे महल की मालकिन बन जाओगी। यह बात सुनकर वह दोनों माँ बेटी मुस्कुराते हुए मेंशन के अंदर चली जाती है। रोशनी सीधे अपने कमरे में आ गई थी। वह टेबल के पास जाती है और अपना लैपटॉप उठाती है और लैपटॉप में अपने खरीदे गए शेयर्स को देखते हैं। उसे याद आता है कि जो शेयर्स उसने अभी खरीदे थे वह अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए थे। उन्हें ऐसे बढ़ता देखकर रोशनी ने इस कंपनी की काफी सारे शेयर्स भी खरीद लिए थे, जिसकी वजह से उसे घाटा हुआ था और उसने अपनी पूरी पॉकेट मनी गंवा दी थी। जब ये बात उसके पापा को पता चली थी तो उसके पापा ने उसे कहा था, मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूं और तुम ऐसे मेरे पैसे उड़ा रही हो। मगर यह पैसे रोशनी की खुद की पॉकेट मनी थी, मगर उसके पापा ने तब भी उसे बहुत डांटा था और यामिनी ने तो ये बात पापा को नमक मिर्च लगाकर सुनाई थी रोशनी को, और सारे शेयर लेने के लिए बोलने वाली और कोई नहीं यामिनी ही थी। और उसके बाद उसने ये शिकायत लगा दी पापा से कि रोशनी ने पैसे शेयर मार्केट में लगाए थे और सारे पैसे हार गए, जो शायद उसने खरीदे थे वह सारे घाटे में गए हैं। ये बात सुनकर ही पापा ने उसे बहुत डांटा था और फिर 2 महीने तक उसकी पॉकेट मनी भी नहीं दी थी। और यामिनी अक्सर अपनी पॉकेट मनी खर्च करने के बाद वापस से और पैसे ले लिया करती थी। एक्सपेंस, ड्रेस, मेकअप का सामान और भी बहुत सारी चीज खरीद करती थी। वह भले ही 18 साल की हो मगर तैयार होने के लिए इतनी सारी चीज खरीदनी थी कि उनका आंकड़ा लाखों में था। मगर उसके पापा ने उसे चीज पर ध्यान न देकर उसके सिर्फ 50,000 रुपए पर ही इतना ध्यान दिया था। ये सोचते हुए रोशनी को अपने पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वह अपने फोन में अपना बैंक अकाउंट चेक करती है जिसमें करीबन 12 लाख रुपए पड़े हुए थे। तभी वह सोचती है कि यह शहर शाम को 20% से बढ़ेगा और अगली सुबह 70% से गिरेगा। एक काम करती हूँ कि इसे अभी खरीद लेती हूँ और रात को भेज दूंगी। यह सोचकर वह अपने बैंक अकाउंट में से पूरे 12 लाख रुपए निकालकर पूरे पैसे उसे शहर में लगा देती है। वह अपने फोन में 10 बजे का अलार्म लगा देती है और वह नहाने चली जाती है। रोशनी बाथटब में बैठी हुई थी। वह अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खोई हुई थी। वह लड़की क्यों उसकी जैसी दिख रही थी, उन लड़कों ने उसके साथ जो सब किया था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उसे लड़की को बच्चा भी ना पाए, वह उसका अपना खून थी, उसकी अपनी बेटी थी। यह सोच के सोचते ही तभी अचानक से उसके कानों में गेट खटखटाना की आवाज आती है। बाथरूम के बाहर से महिमा जी की आवाज आती है, बेटा खाना तैयार हो गया है, खाना खाने आ जाओ। ये बात सुनकर रोशनी अपनी उन पुरानी यादों में से बाहर निकलती है और अपने शरीर पर बाथरूम डालते हुए कहती है, हाँ माँ आप जाए, मैं आता हूँ।
महिमा जी के जाने के बाद वह बाथरूम में से बाहर निकलती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ड्रेसिंग टेबल के आईने में एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। 5 फुट की एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें थी, काले लंबे बाल जो उसके कमर तक लहराते थे, उसका अंडाकार चेहरा चेरी जैसे होता जो नहाने की वजह से गुलाबी से लाल हो गए थे, बड़ी बड़ी पलकें, लंबी सुर्खीदार गार्डन रोशनी खुद को निहारत हुए कहती है, दक्ष कपूर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी किस तरह से जानू बनाऊंगी। यह कहते हुए रोशनी की आंखों में साफ तौर पर नफरत देखी जा सकती थी। रोशनी यह कहते हुए अपना बाथरूम खोलती है और बॉडी लोशन लेकर अपनी पूरी बॉडी पर लगती है। लिप बाम लेकर अपने होठों पर लगाने के बाद वह अपने बालों को हेयर ड्रायर से सूखती है और उनका एक मैसेज बंद बनाकर बेड पर पड़े हुए अपने कपड़े पहन लेती है। इस समय उसने एक डिग्री सी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे एक टाइट पजामा और वह नीचे डाइनिंग रूम में चली जाती है। क्या करेगी रोशनी? क्या है महिमा जी की सच्चाई? यामिनी को किसकी पोती बनाना चाहती है महिमा जी? रोशनी के साथ ऐसा क्यों कर रही है उसकी खुद की माँ? रोशनी गई बेंगलुरु। रोशनी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, उसके सामने यामिनी बैठी थी और बीच की कुर्सी पर जो फैमिली की हाइट की होती है उसके ऊपर उसकी माँ बैठी हुई थी। वह तीनों इस समय अपना डिनर कर रहे थे। रोशनी खाना खा रही थी, तभी यामिनी रोशनी से कहती है, दीदी एक काम करो, आप कल कॉलेज मत जाइए। तभी रोशनी को याद आता है पिछली बार जब यामिनी ने ये कहा था तो रोशनी ने कहा था कि नहीं वह कॉलेज जाएगी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यामिनी की भी पढ़ाई उसकी वजह से खराब हो। तभी रोशनी कहती है, हाँ मुझे नहीं जाना कल कॉलेज। ये सुनकर यामिनी जब अपने पेलेन को ऐसे खराब होता देखा वह परेशान होते हुए कहती है, मम्मी तो फिर मुझे कल या अकेले ही जाना पड़ेगा, मुझे डर है कि कहीं वह सीनियर मुझे भी परेशान ना करे। ये सुनकर महिमा की कहती है, कोई बात नहीं तुम भी मत जाओ यहाँ। बात सुनकर यामिनी कहती है, नहीं मम्मी अगर हम कल कॉलेज नहीं गए तो शायद कॉलेज से हमें निकाल देंगे। यह बात सुनकर महिमा जी कहते हैं, तो फिर रोशनी कभी जाना चाहिए। यह बात सुनकर रोशनी कहती है, मैं वह कॉलेज छोड़ गई हूँ। ये बात सुनकर यह महिमा जी कहती है, तुम कॉलेज कैसे छोड़ सकती हो, तुम्हारा आज पहला दिन ही था। रोशनी कहती है, इसी वजह से तो छोड़ रही हूँ। यामिनी कहती है, मम्मी दीदी फोटो भोपाल की कॉलेज में एडमिशन लेना था, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी कर लिया था मगर वह मेरी वजह से नहीं जा पाएंगे। शायद वह सोच रही है कि वह इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ये सुनकर महिमा से कहती है, मगर 1 महीने पहले है तो उस कॉलेज के एडमिशन बंद हो चुके हैं। जब ये बात यामिनी सुनती है तो वह मन ही मन सोचती है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे साथ इस कॉलेज में जाना पड़ेगा। रोशनी रहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगी। यह कहकर रोशनी अपना खाना खत्म कर लेती है और कहती है, मैं सोने जा रही हूँ। अब करीबन रात के 9 बजे बज चुके थे। रोशनी अक्सर जल्दी सो जाया करती थी तो किसी को इस बारे में कोई डाउट भी नहीं होता। रोशनी अपने कमरे में आने के बाद अपना लैपटॉप उठाती है और देखते हैं कि सच में शेयर प्राइस अब 20% से बढ़ चुका है। फिर वह लैपटॉप बंद करके अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है, हाँ मैं कल आऊंगी यह कहकर, और कुछ देर बात करने के बाद वह फोन रख देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, यामिनी तुम पर आंख बंद करके भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी होती थी, मगर अब मैं उसे गलती को सुधारोगी भी और अपना बदला भी लूंगी। यह कहकर वह अपनी अलमारी में से एक फोन से आधा सिला हुआ मफलर निकलती है जो ब्लैक रंग का था। वह उसे मफलर को बोलने लग जाती है, पिछली जिंदगी में उसने यह मफलर बुनकर दक्ष को दिया था मगर दक्ष ने इसे कभी पहन भी नहीं था, मगर अब वह ये गलती दोबारा नहीं करेगी। यह मतलब वह अपने लिए बनाए हैं। मैं सोते हुए वह मफलर बनने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक से उसका फोन का अलार्म बजाने लग जाता है, तभी वह फोन का अलार्म बंद करती है और लैपटॉप उठाती है। वह देखी है जो पर पहले 20% बढ़ा था वह अब 40% बढ़ चुका है और वह इस वक्त उन सभी शहर को भेज देती है। उसने लगाए थे 12.5 लाख रुपए मगर 56 लाख रुपए हो चुके हैं। ये देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, यम्मी तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कल ही का दिन था जब से उन लोगों ने मेरा जीना हराम किया था, मगर अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। यह कहकर वह लैपटॉप बंद कर देती है और आराम करने चली जाती है। अगली सुबह यामिनी रोशनी के गेट पर खटखटाते हुए कहती है, दीदी जल्दी उठो हमें कॉलेज भी जाना है। रोशनी रहती है, तुम कॉलेज चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। यह सुनकर आदमी ज्यादा सवाल नहीं करती है और वह चली जाती है। कुछ देर बाद रोशनी के कमरे का दरवाजा खुलता है और रोशनी इस समय ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स में किसी डॉल जैसी लग रही थी और उसकी हरी आंखें उसको और भी ज्यादा प्यार बना रही थी। रोशनी महिमा जी के गले लगा कर कहती है, तो मामा मैं जा रही हूँ कॉलेज। ये कहने के बाद वहां सीधे कर पार्किंग की तरफ चली जाती है और वहां से एक कर खुद ड्राइव करते हुए निकल जाती है। मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ी थी, वह उसे कर को साइड में खड़ा कर देती है और अपने घर पर ड्राइवर को फोन लगाते हुए कहती है, मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ और यह कर पार्किंग में खड़ी हुई है, तुम आकर इसे यहाँ से भेजो। रोशनी है कहकर फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद एक ड्राइवर कर आकर ले जाता है। करीबन 20 मिनट इंतजार करने के बाद रोशनी की मेट्रो भी आ चुकी थी, वह सीधे बेंगलुरु
जाने वाली थी। उसने अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए तो क्या हुआ, उसकी इतनी काबिलियत है कि वह जिस कॉलेज में चाहे उसमें एडमिशन ले सकती है। और उसमें इंटरनेट पर सर्च किया था आज की बेंगलुरु का नंबर 1 और फाइनेंस कॉलेज की लिस्ट में वह कॉलेज चौथे नंबर पर आता है, तो उसने इस वक्त डिसाइड कर लिया था कि अब वह इसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। रोशनी अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अफसर फाइनेंस से जुड़ी हुई किताबें भी पढ़ती थी, जिसकी वजह से रोशनी यह सोच रही थी कि वह उसे कॉलेज का एंड्रॉयड एग्जाम क्लियर कर लेगी। रोशनी की यह सोचते सोचते ही मेट्रो में आग लग जाती है। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वह दिखती है कि मेट्रो बेंगलुरु पहुंच भी चुकी है। अगर वह ना होती तो आज वह कहीं और निकल जाती। यह सोचने के बाद रोशनी मेट्रो में से बाहर निकलती है और अपना छोटा सा लगेज लेकर रोशनी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल जाती है। रोशनी ने एक कैब बुक की थी और वह मेट्रो स्टेशन के सामने ही खड़ी थी। उसके ड्राइवर से कंफर्म करने के बाद क्या अपने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह लोग एक फ्लाइट के सामने आकर रुकी थी। रोशनी कब में से उतरकर टोपी वाले से कहती है, आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, मैं अभी अपना लगेज ट्रक के आता हूँ। यहाँ खाने के बाद वह उसे बिल्डिंग में चली जाती है। उसे बिल्डिंग में अपना लगे रखने के बाद रोशनी जल्दी से बाहर आ जाती है और कप में बैठकर सीधे ही वह कॉलेज की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे। करीबन आधे घंटे बाद वह लोग अपनी डेस्टिनी तक पहुंच चुके थे। वह कब वाला रोशनी को वहां पर छोड़कर चला जाता है। रोशनी इस समय आरआरसी कॉलेज के गेट पर खड़ी हुई थी। अचानक से उसे एक जोरदार धक्का लगता है और वहां गिर जाती है। तभी रोशनी के कानों में एक लड़की की देखने की आवाज पड़ती है, तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? रोशनी यह बात सुनकर खड़ी होती है और कहती है, मैं शांति से एक तरफ खड़ी हुई थी और तुम हो जो मेरे से आकर टकराए हो। वह लड़की कुछ बोल पाती कि उसे लड़की के साथ आई हुई लड़की रहती है। निशा, बाद में लड़ाई कर लेना, मगर अभी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठे तो फिर भूल जाना कि तुम इस कॉलेज में कभी पढ़ पाओगी। वह लड़की रोशनी को धक्का देकर कॉलेज एंट्रेंस से अंदर चली जाती है। रोशनी गुस्से से उसे लड़की को देखते हैं। रोशनी याद आता है, लड़की करीबन 3 साल बाद फेमस सुपरस्टार बन गई थी, मगर इस लड़की का किसी माफिया के साथ रिलेशन था, जिसकी वजह से अगले दिन वह लड़की अपनी ही होटल के बिस्तर पर मरी हुई मिली थी। उसे किसने मारा, क्यों मारा, इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी और यह खबर भी सिर्फ हेडलाइंस में 5 मिनट के लिए आई थी। उसके बाद ये खबर हवा में कहीं गायब ही हो गई थी। तभी रोशनी उसे लड़की के ऊपर से ध्यान हटती है और कॉलेज के अंदर जाते हुए अपना रूम ढूंढ रही थी जिसमें उसका आज पेपर था। क्या रोशनी कर लेगी क्लियर एंट्रेंस एग्जाम? क्या होगा जब पता चलेगा अब महिमा और यामिनी को कि रोशनी में कॉलेज नहीं गई? क्या चल रहा है रोशनी के दिमाग में? रोशनी गई बेंगलुरु। रोशनी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, उसके सामने यामिनी बैठी थी और बीच की कुर्सी पर जो फैमिली की हाइट की होती है उसके ऊपर उसकी माँ बैठी हुई थी। वह तीनों इस समय अपना डिनर कर रहे थे। रोशनी खाना खा रही थी। तभी यामिनी रोशनी से कहती है, दीदी एक काम करो, आप कल कॉलेज मत जाइए। तभी रोशनी को याद आता है पिछली बार जब यामिनी ने ये कहा था तो रोशनी ने कहा था कि नहीं वह कॉलेज जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यामिनी की भी पढ़ाई उसकी वजह से खराब हो। तभी रोशनी कहती है, हाँ मुझे नहीं जाना कल कॉलेज। ये सुनकर यामिनी जब अपने प्लेन को ऐसे खराब होता देखा वह परेशान होते हुए कहती है, मम्मी तो फिर मुझे कल या अकेले ही जाना पड़ेगा, मुझे डर है कि कहीं वह सीनियर मुझे भी परेशान ना करे। ये सुनकर महिमा की कहती है, कोई बात नहीं तुम भी मत जाओ। यहाँ बात सुनकर यामिनी कहती है, नहीं मम्मी अगर हम कल कॉलेज नहीं गए तो शायद कॉलेज से हमें निकाल देंगे। यह बात सुनकर महिमा जी कहते हैं, तो फिर रोशनी कभी जाना चाहिए। यह बात सुनकर रोशनी कहती है, मैं वह कॉलेज छोड़ गई हूँ। ये बात सुनकर यह महिमा जी कहती है, तुम कॉलेज कैसे छोड़ सकती हो, तुम्हारा आज पहला दिन ही था। रोशनी कहती है, इसी वजह से तो छोड़ रही हूँ। यामिनी कहती है, मम्मी दीदी फोटो भोपाल की कॉलेज में एडमिशन लेना था, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी कर लिया था, मगर वह मेरी वजह से नहीं जा पाएंगे। शायद वह सोच रही है कि वह इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ये सुनकर महीना से कहती है, मगर 1 महीने पहले है तो उस कॉलेज के एडमिशन बंद हो चुके हैं। जब ये बात यामिनी सुनती है तो वह मन ही मन सोचती है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे साथ इस कॉलेज में जाना पड़ेगा। रोशनी रहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगी। यह कहकर रोशनी अपना खाना खत्म कर लेती है और कहती है, मैं सोने जा रही हूँ। अब करीबन रात के 9 बजे बज चुके थे। रोशनी अक्सर जल्दी सो जाया करती थी तो किसी को इस बारे में कोई डाउट भी नहीं होता। रोशनी अपने कमरे में आने के बाद अपना लैपटॉप उठाती है और देखते हैं कि सच में शेयर प्राइस अब 20% से बढ़ चुका है। फिर वह लैपटॉप बंद करके अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है, हाँ मैं कल आऊंगी यह कहकर, और कुछ देर बात करने के बाद वह फोन रख देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, यामिनी तुम पर आंख बंद करके भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी होती थी, मगर अब मैं उसे गलती को सुधारोगी भी और अपना बदला भी लूंगी। यह कहकर वह अपनी अलमारी में से एक फोन से आधा सिला हुआ मफलर निकलती है जो ब्लैक रंग का था। वह उसे मफलर को बोलने लग जाती है, पिछली जिंदगी में उसने यह मफलर बुनकर दक्ष को दिया था, मगर दक्ष ने इसे कभी पहन भी नहीं था, मगर अब वह ये गलती दोबारा नहीं करेगी।
यह मतलब वह अपने लिए बनाई है। मैं सोते हुए वह मफलर बनने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक से उसका फोन का अलार्म बजाने लग जाता है। तभी वह फोन का अलार्म बंद करती है और लैपटॉप उठाती है। वह देखी है जो पर पहले 20% बढ़ा था वह अब 40% बढ़ चुका है और वह इस वक्त उन सभी शहर को भेज देती है। उसने लगाए थे 12.5 लाख रुपए मगर 56 लाख रुपए हो चुके हैं। ये देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, यम्मी तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कल ही का दिन था जब से उन लोगों ने मेरा जीना हराम किया था, मगर अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। यह कहकर वह लैपटॉप बंद कर देती है और आराम करने चली जाती है। अगली सुबह यामिनी रोशनी के गेट पर खटखटाते हुए कहती है, दीदी जल्दी उठो, हमें कॉलेज भी जाना है। रोशनी रहती है, तुम कॉलेज चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। यह सुनकर आदमी ज्यादा सवाल नहीं करती है और वह चली जाती है। कुछ देर बाद रोशनी के कमरे का दरवाजा खुलता है और रोशनी इस समय ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स में किसी डॉल जैसी लग रही थी और उसकी हरी आंखें उसको और भी ज्यादा प्यार बना रही थी। रोशनी महिमा जी के गले लगा कर कहती है, तो मामा मैं जा रही हूँ कॉलेज। ये कहने के बाद वहां सीधे कर पार्किंग की तरफ चली जाती है और वहां से एक कर खुद ड्राइव करते हुए निकल जाती है। मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ी थी वह उसे कर को साइड में खड़ा कर देती है और अपने घर पर ड्राइवर को फोन लगाते हुए कहती है, मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ और यह कर पार्किंग में खड़ी हुई है, तुम आकर इसे यहाँ से भेजो। रोशनी है कहकर फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद एक ड्राइवर कर आकर ले जाता है। करीबन 20 मिनट इंतजार करने के बाद रोशनी की मेट्रो भी आ चुकी थी। वह सीधे बेंगलुरु जाने वाली थी। उसने अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए तो क्या हुआ, उसकी इतनी काबिलियत है कि वह जिस कॉलेज में चाहे उसमें एडमिशन ले सकती है और उसमें इंटरनेट पर सर्च किया था। आज की बेंगलुरु का नंबर 1 और फाइनेंस कॉलेज की लिस्ट में वह कॉलेज चौथे नंबर पर आता है, तो उसने इस वक्त डिसाइड कर लिया था कि अब वह इसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। रोशनी अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अफसर फाइनेंस से जुड़ी हुई किताबें भी पढ़ती थी, जिसकी वजह से रोशनी यह सोच रही थी कि वह उसे कॉलेज का एंड्रॉयड एग्जाम क्लियर कर लेगी। रोशनी की यह सोचते सोचते ही मेट्रो में आग लग जाती है। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वह दिखती है कि मेट्रो बेंगलुरु पहुंच भी चुकी है। अगर वह ना होती तो आज वह कहीं और निकल जाती। यह सोचने के बाद रोशनी मेट्रो में से बाहर निकलती है और अपना छोटा सा लगेज लेकर रोशनी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल जाती है। रोशनी ने एक कैब बुक की थी और वह मेट्रो स्टेशन के सामने ही खड़ी थी। उसके ड्राइवर से कंफर्म करने के बाद क्या अपने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह लोग एक फ्लाइट के सामने आकर रोकी थी। रोशनी कब में से उतरकर टोपी वाले से कहती है, आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, मैं अभी अपना लगेज ट्रक के आता हूँ। यहाँ खाने के बाद वह उसे बिल्डिंग में चली जाती है। उसे बिल्डिंग में अपना लगे रखने के बाद रोशनी जल्दी से बाहर आ जाती है और कप में बैठकर सीधे ही वह कॉलेज की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे। करीबन आधे घंटे बाद वह लोग अपनी डेस्टिनी तक पहुंच चुके थे। वह कब वाला रोशनी को वहां पर छोड़कर चला जाता है। रोशनी इस समय आरआरसी कॉलेज के गेट पर खड़ी हुई थी। अचानक से उसे एक जोरदार धक्का लगता है और वहां गिर जाती है। तभी रोशनी के कानों में एक लड़की की देखने की आवाज पड़ती है, तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? रोशनी यह बात सुनकर खड़ी होती है और कहती है, मैं शांति से एक तरफ खड़ी हुई थी और तुम हो जो मेरे से आकर टकराए हो। वह लड़की कुछ बोल पाती कि उसे लड़की के साथ आई हुई लड़की रहती है। निशा बाद में लड़ाई कर लेना, मगर अभी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठे तो फिर भूल जाना कि तुम इस कॉलेज में कभी पढ़ पाओगी। वह लड़की रोशनी को धक्का देकर कॉलेज एंट्रेंस से अंदर चली जाती है। रोशनी गुस्से से उसे लड़की को देखते हैं। रोशनी याद आता है लड़की करीबन 3 साल बाद फेमस सुपरस्टार बन गई थी, मगर इस लड़की का किसी माफिया के साथ रिलेशन था, जिसकी वजह से अगले दिन वह लड़की अपनी ही होटल के बिस्तर पर मरी हुई मिली थी। उसे किसने मारा, क्यों मारा, इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी और यह खबर भी सिर्फ हेडलाइंस में 5 मिनट के लिए आई थी। उसके बाद ये खबर हवा में कहीं गायब ही हो गई थी। तभी रोशनी उसे लड़की के ऊपर से ध्यान हटती है और कॉलेज के अंदर जाते हुए अपना रूम ढूंढ रही थी जिसमें उसका आज पेपर था। क्या रोशनी कर लेगी क्लियर एंट्रेंस एग्जाम? क्या होगा जब पता चलेगा अब महिमा और यामिनी को कि रोशनी में कॉलेज नहीं गई? क्या चल रहा है रोशनी के दिमाग में? रोशनी बनी करोड़पति। रोशनी अपना पेपर कर ही रही थी कि उसकी नज़र अपने बगल में बैठी हुई उसे लड़के पर पड़ती है। वह और कोई कश्यप फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। 4 साल बाद उसकी कंपनी जो उसने खोली थी अपने कदमों पर बिना कश्यप फैमिली के किसी रिसोर्सेस की मदद लिए वह कंपनी बेंगलुरु के ऊपर राज करने लगी थी। यहाँ तक कि उसके सामने दक्ष को झुकना। दक्ष ने नामित के साथ बेंगलुरु में पावर को लेकर लड़ाई भी की थी, मगर वह नामित से उसे लड़ाई में हार गया था, जिसके बाद उसने नामित से दोस्ती कर ली थी। उसके बाद दक्ष को उसके बिजनेस में काफी हेल्प मिली थी। अब मगर रोशनी के पास मौका है नामित से दोस्ती करने का, तो वह इसमके को हाथस जाने नहीं यह सोच हुए पूरा पेपर करलती है। जब रोशनी अपना पेपर करके बाहर निकलते तो वह गलती से नामित से टकराती है।
नामित से टकराने की वजह से वह फर्श पर गिर जाती है। जब नामित पीछे मुड़कर देखा है तो उसकी आंखें उन दो बड़ी बड़ी हेजल ग्रीन आंखों से मिलती है। थोड़ी देर रोशनी को घूरने के बाद नामित वहां से पलट कर चला जाता है। उसने रोशनी को उठाने के लिए हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया था। वह उसे ऐसे घर के वहां से गया था जैसे कि रोशनी उसे जानबूझकर टकराए हो। रोशनी अपना सिर झुकाते हुए उठ जाती है और अपने कपड़े झटकाने लग जाती है। मैं तो बस गलती से उससे टकरा गई थी, कहीं वह ये ना समझे कि मैं उसके ऊपर लाइन मारने के लिए उसे टकराई हूं। नहीं, अगर उसने ये सोचा तो फिर मैंने जो प्लान्स बनाए हैं उसे लेकर तो वह खराब भी हो सकते हैं। ये सोचते हुए ही वह वहां से बाहर निकल जाती है। जब रोशनी कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर खड़ी थी तभी अचानक से उसके सामने दो लड़कियां आ जाती हैं। यह वही दोनों थी जो उसे सुबह आते समय टकराई थी। निशा देखिए रही, मैंने कहा था ना वह अभी नहीं गई होगी, और तू थी कि बिना फालतू में परेशान हो रही थी। वह लड़की जिसका नाम निशा था कहती है हाँ, मैंने इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन ले ली थी। रोशनी जब उन दोनों को अपने सामने देखती है तो वह सोचती है शायद ये दोनों मुझे सुबह की टक्कर का बदला लेने आए हैं। ये सोचने के साथ ही वह लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई थी। तभी वह लड़की अपना हाथ आगे बढ़ती है। जब वह अपना हाथ रोशनी के आगे करती है तो रोशनी देखी है कि निशा के हाथ में उसका फोन है। निशा कहती है जब हम दोनों जमीन पर गिर गए थे तब गलती से मैंने अपने फोन की जगह पर तुम्हारा फोन उठा लिया था। इस पर कई बार फोन आ चुका है, शायद तुम्हारे फैमिली मेंबर्स परेशान हो रहे होंगे। ये बोलकर वह रोशनी का फोन उसे दे देती है और उसके सामने अपना हाथ फैलाकर बोलता है मुझे मेरा वाला फोन वापस करो। तभी रोशनी अपने बैंक में से वह वाला फोन निकाल लेती है और वह फोन निशा की तरफ बढ़ा देती है। निशा जब फोन चालू करती है तो वह देखी है कि मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसके बगल में खड़ी हुई वह लड़की रहती है। अब क्या करें हम, मैं तो पैसे भी नहीं लेकर आई, मैंने सोचा था कि तू ऑनलाइन पेमेंट कर देगी। यहाँ बोलते हुए वह दोनों परेशान हो ही रही थी कि रोशनी पूछता है वैसे तुम दोनों को क्या दिक्कत है। रोशनी को उनकी बातें सुनकर इतना तो समझ में आ गया था कि उन दोनों के पास अभी पैसे नहीं है। तभी निशा बोलती है वह दरअसल में हम दोनों अपनी अपनी हॉस्टल जाने वाले थे, इसलिए हम दोनों ने क्या भी बुक कर ली थी। सोचा था कि टोपी वाले को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देंगे मगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, इस वजह से अब शायद मुझे कब वाले को मना करना पड़ेगा। ये बात सुनकर रोशनी अपनी पर्स में से पावर बैंक निकलती है और निशा को देते हुए कहती है एक काम करो, ये लो, तुम्हारे और मेरे मोबाइल की दोनों की पी एक ही जैसी है तो तुम पावर बैंक से चार्ज कर लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इससे ये सुनकर निशा वह पावर बैंक ले लेती है और अपने फोन को चालू करती है। निशा के बगल में खड़ी हुई लड़की वह कहती है अब हम तीनों यहाँ पर खड़े रहेंगे, एक काम करते हैं कहीं जाकर बैठ जाते हैं, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। उससे पेपर में से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तब भी जबरदस्ती अपने मन की मनगढ़ंत कहानियां लिखी हूँ। ये बात सुनकर रोशनी मुस्कुरा देती है। तभी वह लड़की रहती है एक काम करते हैं, चलो यहाँ पर पास में ही एक कैसे है, हम वहां जाकर कॉफी पीते हैं, पैसे निशा दे देगी, मैं उससे घर पर पैसे दे दूंगी। यह बात सुनकर निशा हमें गर्दन हिला देती है और बहुत तीनों कैसे की तरफ निकल जाती है। रोशनी और निशा दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी। निशा के बगल में वह लड़की में बैठी हुई थी। वह लड़की रहती है मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया नहीं, मेरा नाम महक है। उसके मुंह से नाम सुनकर रोशनी उन दोनों को अपना नाम बताती है। फिर निशा अपना नाम बताते हुए कहती है अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं तो एक्टिंग कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। यह बात सुनकर महक रहती है और अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तब की तब देखी जाएगी। उन दोनों को इतना रिलैक्स देखकर रोशनी रहती है वैसे तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। ये बात सुनकर वह तीनों हंसने लग जाती है। इन कुछ ही देर में उन तीनों की दोस्ती हो चुकी थी। तभी रोशनी का फोन बजता है। जब रोशनी फोन उठाती है तो दूसरी तरफ की बात सुनकर वहां हैरान रह जाती है और गुस्से से फोन काट देती है। आखिर में क्या सुना उसने फोन पर? क्या रोशनी का हो जाएगा एग्जाम क्लियर? क्यों आया फोन की तरफ से बात सुनकर रोशनी को गुस्सा? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। ये थी आज की कहानी द स्टोरी कैबिन से। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपनी सोच कमेंट्स भी जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें द स्टोरी कैबिन को, क्योंकि हर रात एक नई कहानी यहाँ आपका इंतजार करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कहानियों के इस कैबिन में सपनों का दिया जलाए रखिए।